नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। आज पहली बार हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर सूरज सिंह सर जुड़े हैं। डॉक्टर सूरज सिंह सर इज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस एंड एलाइट लॉयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर का बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है। सर के पास 3 मास्टर्स डिग्री हैं लॉ में। वन इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन इज फ्रॉम हार्वर्ड एंड वन इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर ने डॉक्टरेट भी कर रखा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। बैरक ओबामा के कंटेम्पररी थे, मतलब जब ये कॉलेज में थे तो वो भी इनके साथ कॉलेज में थे एंड ड्यूरिंग द सेम ईयर थे, साथ में थे। ये है। और सर करंटली ही इज अ पैनलिस्ट इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, दैट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उनके पैनल पर सर अपॉइंटेड है अभी। सर, आपका ऑल इंडिया मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, मैं जैसे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, सर की जो स्पेशलिटी है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडवोकेसी लॉ, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एंड मेनी अदर एरियाज। और सर और मैं वी जस्ट कैजुअली टॉक समटाइम्स। आज पहली बार बड़ी मुश्किल से खींच के लेके आई हूँ, 3 हफ्ते से टल रही थी हमारी रिकॉर्डिंग और लाइव कि कि सर सभी बोल रहे हैं कि कोलिजियम भगाओ, कोलिजियम भगाओ। अगर कोलिजियम भगा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? जी सर। देखिए, सबसे पहले तो कॉलेजियम कब आया, कैसे आया, थोड़ा सा एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखना जरूरी है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, और 1950 से 2022 तक 72 साल ले लीजिए, 23 तो चल रहा है, उसमें 40,000 से भी ज्यादा जजमेंट हुए। और उसमें अगर मुख्य जजमेंट हम 10 लें तो उसमें ये होगा कि 1950 में A.K. गोपालन बहुत फेमस के रहा, पहला इंपॉर्टेंट, जिसमें ये था कि भाई जो आर्टिकल 21 है, जिसमें सारी लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी लाइफ, दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है? तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू जैसे, सरदार पटेल जी जैसे बहुत ही भारत की सेवा करने वाले, जो आजादी के टाइम में जेल में रहे थे, वो नेता थे, तो उन्होंने कहा भाई जो पॉलिटिशियन करे वो ठीक ही है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो प्रोसीजर का मतलब पार्लियामेंट कोई भी प्रोसीजर बना दे वो चल जाएगा, प्रोसीजर सही है कि गलत है इसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है 1950 से लेके 78 तक, 28 साल तक चली। वो कैसे बदली वो मैं आऊंगा, अभी सिस्टम से चलते हैं। तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जो पॉलिटिशियन करें, अगर उनके पास लॉ की कॉम्पिटेंसी है कर देते, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी पावर एक तरह से पॉलिटिशियन को ही दे दी। बस एक लिमिटेड पावर रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बहुत क्लियरली कहता है कि भाई ये काम नहीं कर सकते पॉलिटिशियन या पार्लियामेंट, तब हम बीच में करेंगे, वरना नहीं। इसका मतलब बड़ी लिमिटेड पावर रही। उसके बाद 1966 में, 16 साल बाद, A.K. गोपालन के बाद, गोलकनाथ का फेमस केस आया, जिसमें सवाल ये था कि क्या प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है बिना पूरा कंपनसेशन दिए। इसके लिए अमेंडमेंट बनाया गया था संविधान में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेजोरिटी से कहा कि नहीं, पार्लियामेंट को पावर है संविधान को चेंज करने की, लेकिन प्रॉपर्टी राइट वगैरह नहीं ले सकते, फंडामेंटल राइट को नहीं वायलेट कर सकते। और अब तक अगर किया है 1950 से लेकर 66 तक, तो पुराना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ये पार्लियामेंट नहीं बना पाएगी कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट का वायलेट करते हो। तो ये 1966 में सिचुएशन थी। उसके बाद इंदिरा जी आ गई थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस तरह से पार्लियामेंट में मेरी पावर पे पाबंदी लगाना ठीक नहीं। तो उन्होंने चैलेंज किया कि गोलकनाथ गलत डिसाइड हुआ। और आज तक का सबसे फेमस केस केशवानंद भारती केस 1973 में डिसाइड हुआ, जिसमें था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे जैसे अमेंड कर सकते हैं या उस पर कुछ लिमिटेशन है। उसमें फेमस लॉयर नानी पालकीवाला, जिसने हमें हार्वर्ड के लिए स्कॉलरशिप भी, टाटा स्कॉलरशिप भी दी थी, बहुत ही बढ़िया इंसान और टॉप लॉयर, उन्होंने आर्ग्यू किया कि पावर टू अमेंड इज पावर टू इंप्रूव एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय। कि अमेंडमेंट का मतलब आप बेहतर सुधार करें, ये नहीं सिस्टम को आप नाश कर दें। जैसे डेमोक्रेसी है, इससे आप डिक्टेटरशिप नहीं बना सकते। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंदिरा जी अपने परिवार को नहीं ला सकती। तो उन्होंने कहा कि कुछ लिमिटेशन है जो सारी पार्लियामेंट भी चाहे तो भी नहीं कर सकती, वरना तो सत्ता का दुरुपयोग होगा।
तो वो जो है केशवनंद भारती का केस 1973 का 13 जजों ने 68 दिन तक सुना और बाद में कहा कि पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। उसमें रिमार्केबल बात यह थी कि 6 जज थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम को मानते थे कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। 13 जज टोटल थे उस समय सुप्रीम कोर्ट में, और 6 जजेस ने अमेरिकन सिस्टम रखा कि पार्लियामेंट को पावर है लेकिन लिमिटेड है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एक जज थे ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, और 1970 में ये इन्होंने डिसीजन दिया। इंदिरा जी ने देखा अरे ये तो मेरे खिलाफ जा रहा है, तो उसके बाद सीनियर मोस्ट होते हुए भी जस्टिस एच.आर. खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उनकी जगह एक जस्टिस ए.एन. रे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के फेवर में किया था, उनको, बल्कि चीफ जस्टिस वो जूनियर थे जस्टिस एच.आर. खन्ना से, लेकिन उनको सीनियर कर दिया गया था। ये सत्ता का दुरुपयोग है, ये बात है केशवनंद भारती के बाद। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1976 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, और इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की थी, जून 1975 में इलाहाबाद के जस्टिस खन्ना जस्टिस थे, उन्होंने डिसीजन ये दिया कि इंदिरा जी का इलेक्शन करप्शन के बेस पे है, तो करप्शन के बेस पे तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगी, और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। उसके अगेंस्ट इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट में आई, स्टे मिला, लेकिन अगली डेट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने इमरजेंसी लगा दी 1975 में। और उस समय जो अपोजिशन लीडर्स थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, अडवाणी जी जैसे, सबको जेल में डाल दिया। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी कि वो चाहे किसी को अरेस्ट कर दें। तो उन डिसीजन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी के जो ऑर्डर्स हैं, उनको चैलेंज किया गया। कई हाई कोर्टों ने, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, कईयों ने उस पर स्टे कर दिया। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आई, इसीलिए एडीएम जबलपुर शुक्ला वर्सेस शुक्ला, वहां ये रखा गया कि भाई इमरजेंसी के टाइम में क्या फंडामेंटल राइट, जब असलियत में इमरजेंसी ना हो लेकिन वैसे ही बना रखी हो, तो क्या फंडामेंटल राइट सुरक्षित है कि नहीं। 5 में से 4 जज ने कहा इमरजेंसी में सिर्फ इमरजेंसी लॉ लागू होता है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं। जस्टिस एच.आर. खन्ना थे जिन्होंने उस समय भी बहादुरी दिखाई और कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है इमरजेंसी के टाइम भी रहते हैं। इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार गई 1977 में, और उस समय मैं कॉलेज में था, तो नारा ये था फ्रीडम वर्सेस ब्रेड, क्योंकि इमरजेंसी में काम तो हुआ था फैमिली प्लानिंग वगैरह पे, लेकिन जाति बहुत हुई थी। तो लोगों ने कहा कि आजादी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आजादी के नारे पे जनता पार्टी जीत गई और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई लोगों में तो हमारी अब पकड़ है ही नहीं, तो दोबारा लोगों का विश्वास जीतने के लिए मेनका गांधी के केस में 1978 में उन्होंने कहा कि प्रोसीजर अकेला काफी नहीं है, प्रोसीजर शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। लिबर्टी को ऐसे हम नहीं गंवा सकते। मेनका गांधी का केस भी इंटेलिजेंट है, जिससे सिद्ध होता है पावर आप किसी को भी दे दें तो दुरुपयोग कर सकते हैं। पहले कांग्रेस पावर का दुरुपयोग कर रही थी, उसका आरोप था, मिसेस गांधी ने किया। लेकिन उसके बाद जो है जनता पार्टी जब पावर में आ गई, तो मेनका गांधी जो डॉटर इन लॉ थी इंदिरा जी की, वो जर्नलिस्ट थी, वो अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा के बाहर जाना चाहती थी। तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने कहा नहीं नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में हम तुम्हारा पासपोर्ट जब्त करते हैं। उसने कहा वो क्या ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट है, तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में हम नहीं बता सकते कि वो क्या पब्लिक इंटरेस्ट है। वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में कहा कि प्रोसीजर, गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। गवर्नमेंट का कोई भी काम है, पावर है गवर्नमेंट के पास, लेकिन इस पावर को रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जस्टिस भगवती ने 1978 में इवोल्व किया, जो ए.के. गोपालन के टाइम में नहीं था। तो अब हम आ गए 1978 तक। सवाल ये रहा कि जजेस कौन अपॉइंट करते थे, ट्रांसफर कौन करता था। तो ये इशू 1982 में एसपी गुप्ता ट्रांसफर ऑफ जजेस के नाम से केस है। उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार की इसमें प्रधानता रहेगी, चीफ जस्टिस की ओपिनियन सुनी जाएगी, लेकिन वो बाध्य नहीं है। तो वहां 1982 से लेके और 1993 तक, जब तक कि नया फैसला सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का नहीं आया, जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर
वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में थी। ये सिचुएशन हम दोबारा नहीं चाहते। कॉलेजियम सिस्टम में ये बात समझने की जरूरत है। कॉलेजियम सिस्टम ने क्या किया कि 1993 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में जजेस ने ये कहा कि जजेस की जब अपॉइंटमेंट होती है या ट्रांसफर होती है तो उस समय जो चीफ जस्टिस की ओपिनियन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो ट्रांसफर नहीं होते अपॉइंटमेंट में, और हाई कोर्ट के जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, उन सब की ओपिनियन बाइंडिंग है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले बार जुडिशरी को हक दिया गया अपॉइंटमेंट भी और ट्रांसफर में भी। और 1998 में ये क्लियर कर दिया गया कि ये हक सिर्फ अकेले चीफ जस्टिस का नहीं है, बल्कि उसको हेल्प करने के लिए एक कॉलेजियम होगा, यानी चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो भी इस फैसले लेंगे अपॉइंटमेंट में और ट्रांसफर में, और कॉलेजियम सिस्टम का प्रारंभ हुआ 1998 से। अब जरा देखें कि कॉलेजियम के बाद क्या हुआ। 1998 के बाद बहुत से डिसीजन 2000 में, जैसे 2G स्पेक्ट्रम है या लिली थॉमस का केस है, जहां पॉलिटिशियन अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे थे, जहां पहले सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, पॉलिटिशियन को ठीक करना शुरू किया। लिली थॉमस के केस में क्या था कि अगर कोई आदमी क्रिमिनल केस में फंस जाए और सजा मिल जाए तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन पॉलिटिशियन ने अपने लिए एक रूल रखा हुआ था कि 3 महीने तक, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या MLA हो, अगर उसको गिल्टी भी कर दिया कोर्ट ने तो जब तक वो अपील उसकी और अपील सुनने में कई सालों लग जाते थे, और जब तक वो अपील नहीं डाले तो तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता था। इसका मतलब आम आदमी तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गया, पॉलिटिशियंस को 3 महीने और मिलते थे, और अगर अपील चल रही कई सालों तक तो सजा के बावजूद भी वो जो है पॉलिटिशियन बन सकते थे, इलेक्शन लड़ सकते थे। लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन है और पॉलिटिशियन को इस तरह की स्पेशल प्रिविलेज या पावर नहीं दी जा सकती। तो एक तरह से पॉलिटिशियन को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, जो पहले कभी नहीं किया था। बाद में गवर्नमेंट ने कोशिश की उसको चेंज करने की, लेकिन वो राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया और वो नहीं हुआ। तो यहाँ जुडिशरी ने, जिसको मैं कहता हूं जर्नी फ्रॉम डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब इज्जत, तो 1950 से लेके और 1998 तक जजेस जो है पॉलिटिशियंस को, लेजिस्लेचर को डेफरेंस यानी उनकी इज्जत करते थे। तो डेफरेंस से ये जर्नी हो गई डाउटिंग, कि उन पे शक करना कि सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1950 में चीफ जस्टिस कानिया ने कहा कि लॉ क्या है, इसका डिसीजन जो है लॉ, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव वो करेंगे, हम जजेस हम क्या कहें, हम तो तभी इंटरफेयर करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली कुछ कहे कि भाई ये बात मना है और तब को करें, वरना हमारी पावर बहुत लिमिटेड है, लेजिस्लेचर इज सॉवरेन। ये भाषा 1990 में आके 98 में आके बदल गई। वहां कहा गया कि पॉलिटिशियन और पार्लियामेंट तो अपना काम नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो हम जजेस अपने हाथ फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा, जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ ये हुआ CNG वगैरह यूज करें, एनवायरमेंट के बहुत से केसेस आए, जिससे ताज बचा, दूसरे बहुत सा काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट जो पहले सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी बनाना भी शुरू किया 1998 से। इस तरह से अगर हम देखें तो ये सब चलता रहा, यहां तक कि 2017 में राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट अपना दुरुपयोग नहीं कर सकती, जस्टिस पुट्टुस्वामी के केस में। अब पावर तो जो है किसी के पास आ जाए वो तो दुरुपयोग होने का तो डर रहता है। अब आ जाते हैं हम 2022 में, 23 में। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को रखते हुए जुडिशरी अकाउंटेबल कैसे बने। मैं रिपीट करता हूं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को रखते हुए, क्योंकि 1993 से पहले पॉलिटिशियन ही अपॉइंट करते थे जजेस को, तो जजेस वहां जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो वो तो काम अच्छा किया, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ही आती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जिसका केस आप सुन रहे हैं, अगर वही आपके सर पर बैठा तो क्या न्याय करोगे। मान लो मैं अपने एसोसिएट को अपॉइंट कर दूं कि तुम फैसला करो, और मेरा केस उसके सामने आ जाए, तो क्या निष्पक्ष बात होगी? नहीं, दबाव रहेगा। तो वहां तो ठीक हुआ
कि जजेस पॉलिटिशियन के रहमो करम पर नहीं रहे। लेकिन जजेस हो या कुछ, सत्ता का तो सबको मद होता है, नशा होता है, तो वो उसका दुरुपयोग ना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जानने वालों के लिए इस्तेमाल ना करें, अकाउंटेबल हों, जिस पर्पज के लिए सत्ता दी गई उसको इस्तेमाल करें। वो कंट्रोवर्सी आज भी जिंदा है। और अच्छे जजेस अपॉइंट हुए, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे हमने उदाहरण दिया जस्टिस कृष्णा अय्यर, पहली जो बेंच थी उसमें तो जस्टिस वी बोस और बहुत ही रिमार्केबल जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, ये बहुत ही उत्तम कोटि के जजेस रहे हैं, वेंकट चलैया जी। तो ये अच्छे जजेस रहे, ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने जब अपॉइंट किया तो बिल्कुल ही बेकार कर दी। लेकिन एक चीज थी कि अगर गवर्नमेंट के बीच और सिटीजन्स के बीच अगर कोर्ट को डिसाइड करना है तो ये जरूरी है कि कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी के मातहत ना रहे। उसके लिए ये जरूरी था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रहे। जैसे अमेरिका में अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको कंफर्मेशन सेनेट करती है, और एक बार जब कर दिया तो अमेरिका में तो लाइफ टाइम के लिए तो इंडिपेंडेंस रहती है। तो 9 जजेस में से 5 जजेस जो कहें वही लॉ है। इंडिया में ऐसा नहीं है। 1998 के बाद अपॉइंटमेंट का सिस्टम हो गया कॉलेजियम सिस्टम। अब एक बात बड़ी निश्चित है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बात है जिसको हम सब चाहते हैं, और वो बड़ी मुश्किल से आई है, उसको नहीं खोना है, वरना हमारा हाल हमारे पड़ोसी देश ही पाकिस्तान जैसे हो जाएगा, जहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो तो अच्छी अचीवमेंट रही, लेकिन साथ ही इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी तो रहती है। भाई, जजेस जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो 5 साल तक बढ़िया काम ना करे, नेक्स्ट टाइम उसको बदल सकते हैं। अब जजेस के साथ तो ये है नहीं। तो जजेस अपने काम को सही ढंग से करें, जजेस अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए तो ये जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि नोबडी इज अबव द लॉ, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। तो उसके अनुसार हमें ऐसा सिस्टम निकालना पड़ेगा जिसमें जजेस की इंडिपेंडेंस भी बनी रहे, जो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन साथ ही ये नहीं कि पहले अगर सरकार की प्रभुसत्ता थी तो अब इस तरह का कॉलेजियम सिस्टम में बन जाए कि जज ही आपस में बैठ के जजों का चुनाव करें। तो एक इंडिपेंडेंट कुछ उन पे चेक बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सरकार की डोमिनेंस हो जाए या किसी और की हो जाए, वरना तो वही पहले वाली स्थिति आ जाएगी। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ये जो स्थिति थी। सारी कॉलेजियम की जो कंट्रोवर्सी है, इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के अलावा अकाउंटेबिलिटी किस तरह से रहे, क्योंकि आज की डेट में क्या है, जजेस एक बार अपॉइंट हो गए, आप उनको नहीं हटा सकते, सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है। और इम्पीचमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, जैसा कि जस्टिस वी रामास्वामी के केस में हुआ। तो कुछ इंटरमीडिएट स्टेप भी रखना, जैसे सिविल सर्वेंट्स के लिए यूपीएससी होती है, या इस तरह की एक कमीशन रखना जिसमें जजेस तो हुई हो, उसके अलावा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी हो। क्योंकि लॉ किसके लिए है? लॉ वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए। भारत का जो संविधान है वो जहां से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स। तो भारत के लोग अल्टीमेटली सोर्स ऑफ पावर हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां हों। और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मेरा सिर्फ इलेक्टेड एमपीज एमएलए से नहीं है, बल्कि और जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, जो काम करती है समाज के लिए, ताकि जजेस को भी एक पर्सपेक्टिव मिले। वरना तो क्या होता है, जजेस जजेस या तो आपस में जजेस में या कुछ वकीलों में सीमित होकर रह जाते हैं, और उनका जीवन का जो दृष्टिकोण है वो भी बड़ा सीमित हो जाता है। जैसा कि मैं हमेशा लॉ स्टूडेंट्स को कहता हूं कि लाइफ इज बिगर देन लॉ। जो जीवन है वो कानून से बड़ा है, और कानून जीवन की श्रेष्ठतम जो चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए है। तो इसलिए
उद्देश्य को, पर्पस को ध्यान में रख के इस तरह का रखा जाए जिससे कि एक तरफ तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी हो। जी सर, आपने कहा कि इसे कोलिजियम सिस्टम से पहले का सिस्टम ना आ जाए, आपका क्या हाँ, मतलब था? तो इंदिरा गांधी के टाइम पे? उसका मतलब जी। ये था कि उससे पहले जजेस की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती थी। जैसे इंदिरा जी ने सोचा कि उनके सपोर्ट में चीफ जस्टिस ए एन रे है, तो ए एन रे को लाए, और जस्टिस एच आर खन्ना जो सीनियर मोस्ट थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीनियोरिटी के अनुसार बनते हैं चीफ जस्टिस, उनकी बजाय उन्होंने अपने एक तरह से सहानुभूति रखने वाले जज जस्टिस ए एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। तो वह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ रही? तभी तो हमारे पास एडीएम जबलपुर वत्सी शुक्ला जैसे 1976 में फैसले आए जिसमें ये कहा गया कि ओनली रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग इमरजेंसी इज इमरजेंसी लॉ, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। किस तरह का डिसीजन था वो? अब वो खुद रिवर्स कर दिया गया है, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह के फैसले तो हुए ना। जी सर, इंदिरा गांधी के टाइम पे मैंने सुना है जजेस को लिटरली भेड़ बकरियों की तरह ट्रांसफर किया जाता था बिकॉज पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती थी। हाँ, तो वो स्थिति हम नहीं चाहते दोबारा आए। ट्रांसफर, जजेस की ट्रांसफर की पावर तो पॉलिटिशियन के हाथ में होनी नहीं चाहिए। ये तो इस नए जजमेंट ने ठीक काम किया। ट्रांसफर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कॉलेजियम करे, ये पावर ठीक है, इसको, ये अच्छी चीज है, इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अपॉइंटमेंट में सिर्फ मात्र जुडिशरी ही हो ये काफी नहीं है। जुडिशरी के अलावा समाज के दूसरे तत्व भी हो, जुडिशरी का एलिमेंट हो नेचुरली, क्योंकि अपॉइंटमेंट जुडिशियल है, लेकिन उसके साथ साथ जो फेमस सोशल एक्टिविस्ट हों और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, वो हो, ताकि जुडिशरी को भी फीडबैक मिले। जब हम हार्वर्ड में पढ़ते थे अमेरिका में, आपने कहा मास्टर के अलावा डॉक्टरेट भी हमने वहां से की है, तो वहां हमारे प्रोफेसर कोर्स पढ़ाने के बाद हमें एक इवेल्युएशन फॉर्म देते थे कि भाई हम कैसा पढ़ाया हमने। हमारे इंडिया में कोई सिस्टम है नहीं। वहां इवेल्युएशन होना चाहिए, जजेस अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जुडिशरी जनता की सेवा कर रही है कि नहीं है, हमें न्याय मिल रहा है कि नहीं है, हमारा सिस्टम किसकी सेवा कर रहा है, इन सारी चीजों पे फीडबैक लेना चाहिए। जज तो जजमेंट लेके अपने चले गए, इससे क्या होता है? तो इसलिए जैसे वहां प्रोफेसर को जब फीडबैक मिलता है कि भाई आपने अपनी बात सही ढंग से रखी, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज थी कि नहीं, उससे प्रोफेसर इंप्रूव करते हैं। और वो इवेल्युएशन कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन उसके बाद सबको दी जाती है। तो फीडबैक होना चाहिए ना। इंडिया में ये एक तरफा जिसके हाथ में पावर है बोल के चला गया, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो जज हो, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट होता है बराबरी, पावर का इक्वेशन। पावर अगर एक साइड में है तो न्याय कहाँ हुआ? तो इसलिए जजेस के काम को भी इवेल्युएट किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलबाग ने कहा था कि बार जो है यानी लॉयर्स जजेस के वर्क को करें, इवेल्युएट करें, लेकिन बार अपने आप में काफी नहीं है। तो इसलिए जजेस को भी फीडबैक मिलना चाहिए। जजेस भी, ज्यादातर जजेस इंसाफ करना चाहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें, भारत के जजेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम करते हैं। 60 60 70 केस एक दिन में सुनना कहीं नहीं है। दिन रात मेहनत करते हैं। जज बनना कोई आसान काम नहीं है। लॉयर बनना आसान है, हम चाहें तो 10 केस लें, 20 केस लें, दिन में 5 केस लें, 2 लें, आराम करें। जजेस को ये ऑप्शन नहीं है। तो इतना बड़ा वो काम करते हैं, इस चीज को अप्रिशिएट करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी उनको फीडबैक भी तो दें, ताकि वो जो है चीजों को फीडबैक के बेस पे सुधार सके। क्योंकि कोई भी इनफॉलिबल तो है नहीं, सभी जजेस भी इंसान है, गलती कर सकते हैं। तो फीडबैक दिया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट में दिया जाना चाहिए, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं या पॉलिटिकल रीजन से नहीं। वस्तुतः किस तरह से न्याय व्यवस्था सुधरे, जिसको हम फेयर कमेंट कहते हैं, फेयर कमेंट उनके काम पे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक 72 साल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अमेरिका में दुनिया भर की किताबें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी, बहुत ही कम ऐसी पुस्तकें आई हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस क्रिटिकली किया हो। बस उन्होंने जैसा कहा वो एक तरह से टीप के रख दिया, वो कोई एनालिसिस थोड़ी होता है।
कि किस तरह से ये जजमेंट समाज के लिए ठीक था कि नहीं था, कैसे इंप्रूव करें, कौन से जजमेंट ठीक थे। जैसे AK गोपालन के जजमेंट को कोई बढ़िया थोड़ी कहा जाएगा, या ADM जबलपुर शुक्ला को तो सब गलत कह ही रहे, लेकिन बहुत से जजमेंट है। तो इसलिए उन पर इवेल्युएशन हो, किस तरह से किस लाइन पे जो है लॉ आगे डेवलप हो, क्योंकि पुराने लॉ को रखते रहना स्टेबिलिटी के लिए ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस कैसे होगी। फेमस लॉयर पालकीवाला कहते थे कि ऑर्डर प्लस प्रोग्रेस, कि पुराना भी चले और साथ साथ प्रोग्रेस भी हो। उसके लिए जो अगर एक क्वालिटी हमें हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई गई तो वो है रेस्पेक्टफुल क्वेश्चनिंग, कि पुराने का हम रेस्पेक्ट करें लेकिन क्वेश्चन करके इसको इंप्रूव भी करें, देखें भी। हमारे यहाँ या तो रेस्पेक्ट ही नहीं है प्रॉपर, या तो लोग सीधे ही जजेस को करप्ट बोलने लग जाते हैं, जो गैर जिम्मेदारी है, या जो है जजेस को बस भगवान का रूप मान लेते हैं, वो भी गैर जिम्मेदारी है। असलियत यह है कि जजेस जो बनते हैं वो एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करके बनते हैं, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही उनके शब्द कोई अंतिम शब्द या भगवान के शब्द तो है नहीं, उनका क्रिटिकली एप्रिसिएशन होना चाहिए कि हाँ ये ठीक किया, ऐसे सुधारा जाए। सर आपने बिल्कुल सही कहा, बट आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि जजेस जो है वो पॉलिटिकली काफी इन्फ्लुएंस्ड है, अपने पर्सनल चाहे इंटरेक्शन से या अपनी बातचीत से पॉलिटिकली उनका कनेक्शन निकल कर आए हैं। अभी तो समाज गायत्री, कोई भी समाज होता है उसमें जो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, जिस तरह का माहौल होता है वो समाज का उसमें परिलक्षित होता है, प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम का प्रभाव पड़ता है। सेम इंडियन जब इंडिया में रहता है तो एक तरह से व्यवहार करता है, सेम इंडियन अमेरिका में चला जाता है तो अलग तरीके से व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि एक तो व्यक्ति होता है और एक होता है सिस्टम। तो इंडिविजुअल और सिस्टम दोनों के बीच इंटरेक्शन होती है। सारा समाज ही अगर ओवरली पॉलिटिसाइज्ड है इंडिया में, सारा समाज हर एक चीज में लोग जो है एबिलिटी की बजाय कनेक्शन देखते हैं, कैपेबिलिटी कहाँ देखते हैं, कनेक्शन, दुनिया भर के एलिमेंट्स का सिस्टम भी। अब हमारे जजेस जो हैं भारत की जो विविधता है उसको थोड़े रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप डोमिनेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखी जानी चाहिए जिस पर निष्पक्ष रूप से विचार हो, वो नहीं होता है, सब पॉलिटिकल लेवल पे चीजों को करने लगते हैं। मीडिया भी कहाँ निष्पक्ष है हमारा। तो निष्पक्ष तरीके से भारत माता की सेवा में, चाहे वो जज हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो लॉयर्स हो, किस तरह से बेहतर काम करें विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हो कहाँ रहा है। इब्राहिम लिंकन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि इंसान का टेस्ट क्या है, तो उन्होंने कहा एनीबडी कैन एंड्योर एडवर्सिटी, मुसीबत को कोई भी झेल सकता है, बट इफ यू रियली वांट टू टेस्ट ए पर्सन हिज कैरेक्टर और हर कैरेक्टर, गिव हिम और हर पावर, कि अगर इंसान का चरित्र देखना हो तो उसको पावर देके देखो। मतलब है कि कोलिजियम सिस्टम जो है ना वो पहले की तरह होना चाहिए, आई मीन सॉरी, जो अब अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ द जजेस है ना वो पहले की तरह होना चाहिए जो 19 पहले वाले सिस्टम में गायत्री कमी ये थी कि उसमें पॉलिटिकल पावर वाज टू मच, कि सारा जजेस को अपॉइंट पॉलिटिकली किया जाता था, तो उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ की रहेगी। और अब भी ठीक नहीं है क्योंकि अभी वाले में भाई भतीजावाद है। हाँ, तो इसके लिए उसमें ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए उसमें सेफ गार्ड्स, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, सेफ गार्ड तो चाहिए। क्योंकि देखिए जुडिशरी का काम है कि जो फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, इन सब को वो प्रिजर्व रखे, मेंटेन रखे, आगे बढ़ाए। क्योंकि पॉलिटिकल लोग अपने पॉलिटिकल रीजन से अपनी सुविधा के अनुसार डिसीजन लेते हैं। संविधान इसलिए बनाया गया कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से डिसीजन ना लेके, कुछ हमारे मूल्य इतने महत्वपूर्ण हैं जिनको कभी भी नहीं भूला जा सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जुडिशरी है। तो जुडिशरी का काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही अगर पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार करने लगे तो फिर कैसे होगा। तो इसके लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले नहीं थी। तो वो तो हमने अच्छा अचीवमेंट किया जिसकी जरूरत थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जुडिशरी अपने आप में ही अपॉइंट करे, अपने आप में ही भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे सीनियर रेजिग्नेशन का सिस्टम है, इतना डिफेक्टिव है
कि आउटस्टैंडिंग एबिलिटी की बजाय वहां भी भाई भतीजावादी है। तो ये बहुत सी चीजें जो इंडिया 1000 साल से गुलाम रहा है, तो गुलामी की जाती नहीं है ना भावना। वही पार्लियामेंट इंग्लैंड में बहुत से लॉ रिटर्न नहीं है, लेकिन कभी भी जो है, जो अनरिटन है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, उसको रेस्पेक्ट किया जाता है। यहाँ जी जो है एक अंग्रेज जज था और एक इंडियन, तो बॉम्बे में थे वो। तो एक किसी आदमी का केस था, तो वो आदमी पोटैटो बनाता था, तो उसने पोटैटो की 2 जो है बोरियां जजों के यहाँ भिजवाई। अंग्रेज जज ने रख ली, इंडियन जज ने नहीं रखी। तो अगले दिन जब केस आया तो इंडियन जज ने कहा कि लॉर्डशिप, ये कल जो है ना पोटैटो की बोरियां मेरे घर ले आया था। उसने कहा क्या किया? उसने कहा मैंने तो भेज दी। उसने कहा ना, मेरे पास भी लाया था, मैंने तो रख ली, जब लाया है तो क्यों अपमान? लेकिन अगर ये सोच रहा है कि एक पोटैटो की बोरी से हाई कोर्ट का जज अपना माइंड बदल देगा, तो गलती इसकी है, हमारी नहीं। हम तो वही करेंगे जो सही है। तो इतनी रोबस्टनेस होनी चाहिए। डरे हुए बैठे हैं जजेस भी कि भाई कहीं कुछ कोई शिकायत ना कर दे। अरे भाई ऐसे और ब्यूरोक्रेट तो डरे हुए हैं ही, एक्शन ही नहीं लेते। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी चल रहा है, ये कोई राज्य थोड़ी है। संविधान के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं वो तो वेदों की तरह महान, जी उसमें सर, कि आप न्याय हो। एग्जाम्पल्स देना चाहेंगे जब मिस यूज किया है जैसे पहले पॉलिटिकली अपॉइंट होते थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, नेहरू के टाइम पे, आप कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे जब उन्होंने पॉलिटिकली मिस यूज किया है जजेस के हाँ हाँ, अपॉइंटमेंट को अब लेकर? एक उदाहरण मैंने कहा, विद ग्रेट रेस्पेक्ट, नाम लेना ठीक नहीं होता, लेकिन एक नाम क्लियरली लिया जा सकता है। हालांकि वो अब रहे नहीं, तो उनके पीछे से क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो तो रिकॉर्ड की बात है। चीफ जस्टिस एन रे, उन्होंने जो है पहले इंदिरा जी के फेवर में डिसीजन दिया था, उसका इनाम देने के लिए उनको चीफ जस्टिस बना दिया, जबकि सीनियोरिटी में जस्टिस एच आर खन्ना आते थे। लेकिन क्योंकि एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला में 1976 में जो बाद में आया, तो उसमें जो है उससे पहले जब जस्टिस एच आर खन्ना ने सरकार के खिलाफ डिसीजन दिया, तो इंदिरा जी ने उनकी बजाय उनको ओवरटेक करके चीफ जस्टिस एन को बना दिया, जिसको हम सुपर सेशन ऑफ जजेस कहते हैं। तो ये क्लियर एब्यूज था। वरना चाहे सरकार के खिलाफ हो या फेवर में हो, जज अगर सीनियर है तो सीनियर है। जस्टिस एच आर खन्ना को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था जस्टिस ए एन रे की बजाय। एक एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल है, रोज आते हैं। अमेरिका में जी तो कहावत है, और इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम से पहले ये कहावत इंडिया में भी लागू होती थी, कि जज की डेफिनेशन क्या है? ए जज इज ए लॉयर हु नोज ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। अमेरिका में डेफिनेशन, और इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम से पहले यही डेफिनेशन थी, ए जज इज ए लॉयर हु नोज ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। उस स्थिति से अब हम उभर गए हैं, तो ये हमारी अचीवमेंट है कि अब जज जो हैं सिर्फ पॉलिटिशियन के रहमो करम पे नहीं है, अपॉइंटमेंट उनकी होती है। लेकिन इस तरह से कैसे करें कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो आप कह रहे हैं नेपोटिज्म और वो सारा, वो ह्यूमन नेचर है, जदीद कोई अलग नहीं कर रहे। पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन में कौन सा पहले बाप होता है फिर बेटे को बना देता है, वो सिस्टम चला आ रहा है। अब जो है जी राहुल गांधी जी मेरे साथ हार्वर्ड में जूनियर थे, मुझे पता है उनकी योग्यता। अब सिवाय इसमें कि नेहरू फैमिली में पैदा हुए, इसके अलावा क्या गुण है इनमें कि भाई उन्हीं को बनाया जाए? मैंने एक बार कपिल सिब्बल जी से पूछा था कि कपिल सिब्बल जी, हार्वर्ड में आप मुझसे पहले गए तो मैं आपका जूनियर रहा, लेकिन राहुल गांधी मेरे जूनियर रहे, तो आप एक जूनियर के जूनियर कैसे बन गए? राहुल गांधी से जूनियर कैसे हो गए? तो लेकिन चल रहा है, वो कह रहे हैं दूसरे, लालू भी तो अपना बना रहा है, दूसरे भी तो बना रहे, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। तो यहाँ जो गायत्री, जो सोचने लायक बात यह है कि अभी तक हमने 72 साल में जो बढ़िया बातें की, वो ये कि जुडिशरी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मुक्त करके इंडिपेंडेंट कर दिया, ये तो अचीवमेंट है। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि इंडिपेंडेंस पावर किसी को दे दी जाए, वो तुलसीदास जी कहते थे, प्रभुता पाए काही मद नाई, कि प्रभुता पाने पर किसको मद नहीं आ जाता, किसको नशा नहीं आ जाता। तो ये नशा जो है ना पॉलिटिशियन के पास हो,
ना जजों के पास हो, इसके लिए संविधान है। तो हम किस तरह से उनको इतनी पावर तो दें कि वो अच्छा काम कर सके, लेकिन इतने सेफगार्ड भी रखें कि वो उसका दुरुपयोग ना करें। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट में होना, और इसमें यह किया जा सकता है कि जैसे अमेरिका में कि आप जो हैं रिकमेंडेशन करेगी कॉलेजियम सिस्टम, लेकिन उसका जो है जैसे वहां सेनेट है, हमारी राज्यसभा को पावर दे दी जाए कि राज्यसभा उसको अप्रूव करे या ना करे। राज्यसभा में हियरिंग हो, जैसे सेनेट हियरिंग होती है। जस्टिस बोर्ड जो है वो प्रेसिडेंट ने, रेगन ने रेकमेंड किया था, लेकिन जो है उसको नहीं माना गया और सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक इसी तरह कॉलेजियम सिस्टम रेकमेंड करे, क्योंकि जजेस जानते हैं कि भाई किस तरह का है, और कॉलेजियम सिस्टम को और थोड़ा ओपन किया जाए। ये नहीं 5 जजेस ही बैठे हैं, उसके अलावा जो है जो जूरिस्ट हैं, जो कानून को जानते हैं, जो समाज के और प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े समाज के सेवक हैं, उन लोगों को और शामिल इसमें किया जाए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को किया जाए। और उसके बाद जो रिकमेंडेशन जाती है वो राज्यसभा उसमें सुनवाई करे, राज्यसभा की कमेटी। तो एक फीडबैक आता है। ये क्या जजेस आपस में बैठ के ही जो है बांटते रहे, वो तो एक एक एक्सट्रीम से जाके दूसरा एक्सट्रीम हो गया ना, जो इंडिया में होता रहता है कि एक अति को दूर करने के लिए दूसरी अति में चले गए। एक अति थी कि सब कुछ पॉलिटिशियन करते थे, दूसरी अति हो गई कि सब कुछ जजेस करते हैं। इनके अलावा भी तो रास्ता है जिसमें जो अच्छी बात है, जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको हम रख सकें। क्योंकि अगर पॉलिटिशियन को दोबारा पावर दे दी तो हमारा पुराना सिस्टम आ गया, वो नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही कॉलेजियम सिस्टम की जो कमियां हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, अपने अपने कोई देना, एबिलिटी की बजाय एक परिवारों में ही चीजें बढ़ जाना, उसकी बजाय उसमें ट्रांसपेरेंसी हो तो वो की जा सकती है। उसमें यह कि अपॉइंटमेंट जैसे रेकमेंड करे कॉलेजियम, और कॉलेजियम को भी ब्रॉड बेस किया जाए, उसकी कंफर्मेशन जो है वो राज्यसभा करे, तो राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन में हो जाएगा। और क्योंकि राज्यसभा के मेंबर एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, तो एक स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। 6 साल के लिए होते हैं। तो इस तरह से दिमाग लगाया जाए, कोशिश की जाए, इंटेंशन आपकी अच्छी है तो तरीके हैं जिसमें हम जो अतीत है उसका भी लाभ उठा पाएंगे, और जो वर्तमान सिस्टम है उसको भी सुधार कर पाएंगे। और ये जी सारी चीजें पॉलिटिकल सिस्टम, और चाहे जजेस का हो या पॉलिटिशियन का, इन निजी स्वार्थों से हटके ऊपर होके वस्तुतः जो भारत के लिए चाहते अच्छा, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, तो जो हिंद पर नाज करते हैं और अपने सिस्टम को सुधारना चाहते हैं और वस्तुतः चाहते हैं कि संविधान का जो उद्देश्य है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उनके लिए श्रेष्ठतम चीजें मिलें, तो वो विचार करें तो तरीके निकल आएंगे। जी